हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। ज्योग्राफी हम आज कर रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का हमारा ये दूसरा क्लास है और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे भौतिक स्वरूप जो है भारत का। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कल का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जहाँ पर हमने बहुत सारे बॉर्डर सीमाओं के बारे में बात की है, भारतीय दर्रे के बारे में बात की, अक्षांश देशांतर, ये सब हमने देखा है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे क्लास लेके आए हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ज्योग्राफी से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 6 to 12 में पूछा जाता है। बात पहले ही कर चुकी हूँ मैं, आप पहला क्लास ज़रूर देखिएगा ज्योग्राफी का, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्यों हमें ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको जो नए हैं उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। और 1 to 5 में आपका 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से सिर्फ पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और पूरा 8 का 8 मार्क्स आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा नहीं जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से बेसिक होते हैं और मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग से वो स्किप भी हो जाता है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। और इन सभी चीज़ों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप निश्चिंत रहें। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे फ्री में ज्योग्राफी के, ठीक है। वहाँ से आप तसल्ली से बैठ के अपना नोट्स बना सकते हैं। समय है आपके पास तो अच्छे से इसका यूटिलाइज़ कीजिए। और यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं अब हम भौतिक स्वरूप, जहाँ पे आपको हिमालय से प्रश्न ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बहुत अधिक मात्रा में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और कई बार ये समझ में भी नहीं आता है। तो आज हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी है, बेनिफिशियल है या नहीं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा हम डिस्कस नहीं करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिया ही नहीं गया है। सारा चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, आपको देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7%, ठीक है, 10% के लगभग आपका जो भाग है वो उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें। ये आपका देश के बारे में बात कर रहा है। इन जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली हुई है, ठीक है, और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। तो ये आपका था कुछ डेटा। अब हम देखिए कि यहाँ पे 5 भागों में बांटा जाता है भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप में। तो कौन कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय पठार और एक है समुद्र तटीय मैदान, ठीक है। तो ये 5 आपको ध्यान में रखना है, इसी से आपका बांटा गया है। और यहाँ पे कुछ पहले हम जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे तिथिस नामक उथला समुद्र था, या फिर तिथिस सागर आप नाम से जानते होंगे, जो कि 2 प्लेटलेट्स में जाके एक नया हिमालय का निर्माण किया गया। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। प्लेट का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तिथिस सागर के मध्य में ये आपका हिमालय पहाड़ मौजूद है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं विभाजन किस प्रकार से हिमालय का किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला है पंजाब हिमालय, 560 किलोमीटर का विस्तार है और ये किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में है। कुआनू हिमालय जो है, कुआनू हिमालय यह 320 किलोमीटर का विस्तार है और ये सतलुज और काली नदियों के बीच में है। और नेपाल हिमालय
800 किलोमीटर का विस्तार है और ये काली और तीस्ता नदी के बीच में मध्य में स्थित है। असम हिमालय ये 720 किलोमीटर है विस्तार इसका, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का मध्य का ये आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र कौन सा? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। बहुत ही अच्छे से आपने देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो किस हिमालय के अंदर आती है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम सारे ही टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हमारा पूरा ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो समय पे मिल पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ इसमें आती हैं। और केटू या और गॉडविन ऑस्टिन, केटू जो पहाड़ है जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। कितना है ये? तो 8611 मीटर कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सा हो जाएगा? केटू, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब मैं आपको PDF दूंगी ना, तो वहाँ पे हाईलाइट करके दे दूंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी। तो PDF से आप पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इसके लिए। चलिए, सेकंड नंबर है हिमाद्री। हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय, ये 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमाद्री, तो यहाँ पे यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है इसी पर्वत श्रेणी के अंदर आता है, हिमाद्री के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा आदि महत्वपूर्ण शिखर इसके अंदर आते हैं। तो बृहद हिमालय लघु हिमालय में से सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे अच्छे से। बृहद हिमालय लघु हिमालय से सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तीसरा है हमारा हिमाचल श्रेणी। ये क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, या फिर इसको लघु या मध्य हिमालय भी कहते हैं हिमाचल श्रेणी को, ठीक है। तो इस श्रेणी में आपका पीर पंजाल काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। पीर पंजाल श्रेणी आपका देखिए हिमाचल के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे। धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ ये सब किसके अंदर आती है? तो हिमाचल श्रेणी के अंदर आती है। वृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं, जहाँ आल्पाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में वुग्यार पयार कहा जाता है। शिमला में कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग ये सब लघु हिमालय में ही आते हैं। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फ्लॉन्ट के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय से शिवालिक में लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट में अलग होती है। चलिए, चौथा है हमारा शिवालिक, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए, इसको निम्न या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, नाम से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए, शिवालिक को निम्न या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक निचले भाग की तराई कहलाती है, ठीक है, जिसको देहरादून कहते हैं, दून पर्वत इलाका कहते हैं बेसिकली अगर पूछा जाए तो। चलिए, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों में से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, और माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है यहाँ पे? माउंट आबू पर गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। तो लूनी नदी से आपका क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है BPSC में।
तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। वैसी नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लूनी नदी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। अब हम सभी पठार को देख रहे हैं, ठीक है। तो मालवा का पठार यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। नोट बना के लिख लीजिए, मालवा का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है और यह ज्वालामुखी चट्टान है, ठीक है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। बस ये पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हिमाचल का पठार जो झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। विंध्याचल का पठार यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो यही पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं मैकाल पठार की तरफ। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। मैकाल पठार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है, अमरकंटक, ठीक है, 1036 मीटर में है और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। तो यहाँ पे आपको ये बात भी समझना है कि ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है अमरकंटक की पहाड़ी। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। बहुत ही इजी वे में आपको ये बता दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, अमरकंटक के पश्चिम ओर से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। चलिए छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार बोलिए या फिर रांची का पठार, ठीक है, समप्राय मैदान का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ यानी खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न पठार माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में आपको खनिज देखने को मिलता है। छोटा नागपुर का पठार, इसको रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ के बारे में हम जान लेते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ब्रैकेट करके लिखेंगे आप मध्य प्रदेश। ज्वालामुखी चट्टान है, पॉइंट बना के लिख सकते हैं। इसका नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़। धूपगढ़ 1350 मीटर जो महादेव पर्वत पर स्थित है और इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट पर ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जहाँ पे एशियाई सिंह विख्यात है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आप जानते होंगे एशियाई सिंह के लिए ये फेमस है। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं। ऐसे तो आपको जो इम्पोर्टेंट दर्रा है मैंने करवाया है, पर ये पश्चिमी घाट का दर्रा 4 है, इसको ध्यान में रखेंगे। थाल घाट दर्रा जिसकी ऊंचाई है 580 मीटर, ये नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। तो ये आप कहाँ से कहाँ तक को जोड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है पाल घाट से बन चुका है, हो सकता है अगली बार आपका यहाँ से कोई और क्वेश्चन बन सकता है। भोर घाट दर्रा ऊंचाई 520 मीटर, ये मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पाल घाट दर्रा ऊंचाई 530 मीटर, ये कोयम्बटूर और कोचिन के बीच का संपर्क मार्ग है। और सिनकोट दर्रा जो है इसकी ऊंचाई 280 मीटर, ये त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। तो ये 4 आपको दर्रे जो है पश्चिमी घाट के आपको ध्यान में रखने हैं। दक्कन का पठार ये महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ध्यान रखेंगे। दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको हाईलाइट करती चल रही हूँ, और पीडीएफ जब आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है, यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। दक्कन का पठार ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी का क्षेत्र में अगर आपको महाराष्ट्र आगे दिखता है तो आप उसी को टिक करेंगे, या फिर ज्वालामुखी चट्टान देखने को मिल जाए तो वो भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ना क्वेश्चन को पहचानना है, और पहचानेंगे कब, आप जब इस तरह की थ्योरी क्लासेस आपने ली होंगी तो आपको बहुत सारे जो है इसके बारे में फैक्ट्स पता होंगे, तभी आप सभी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। महाबलेश्वर भी सह्याद्री का ही एक प्रमुख चोटी है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से
कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ भी कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए, नीलगिरी की पहाड़ी अगर पूछा जाए तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है और यह एक ब्लॉक पर्वत है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ से। यह मुख्यतः चारनो काइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, 2637 मीटर, और जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो है वो पालघाट गैप है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है इन दोनों का, जैसे इधर से आता है और इधर से आता है, यहाँ पे आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ये क्या करता है, पश्चिम और पूरब दोनों को मिलाता है घाट को, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने आपको जो बताया वही यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। तो नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ से माना जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी ऊंचाई कितना है, तो 2696 मीटर है। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्नामुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, उत्तर की ओर से अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर से पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी से स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य के सेलम में अवस्थित है, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। अब देखिए भारत के पूर्वी समुद्री तट को कैसे बांटा गया है, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका एक पूछा जाता है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो है कोरोमंडल तट है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तट जो है वो गोलकुंडा तट है, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा जो है वो कोरोमंडल तट कहलाएगा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा जो है वो गोलकुंडा तट कहलाता है, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। उत्तरी सरकार तट आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ बताना है भारत के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट आप समझ रहे हैं, ऐसे जो आपका भारत है इसके जो पूर्वी तट है, इधर वाला इलाका, ठीक है, पूर्वी तट पे जो प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर तमिलनाडु में है। तो ये सब क्या है, प्रमुख बंदरगाह है। इसका नाम भी आप ध्यान में रखिए। हो सकता है यहाँ से आपका पूछा जाए कि विशाखापट्टनम किस राज्य के अंदर होगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगुन है। लेगुन कौन सा है, पुलिकट चेन्नई में, चिल्का पुरी में, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान से रखना है। लोग लेगुन किसे कहते हैं, तो समुद्री क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र का
पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लेगुन कहते हैं। मान लीजिए ये आपका समुद्र है और यहाँ से पानी भर जाता है और बालू इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे एक छोटा सा ये आपका हिस्सा स्थल में होता है, बाकी तरफ पानी ही पानी है, तो ये आपका लेगुन कहलाता है। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोंकण तट हम किसे कहते हैं, कैनरा तट किसे कहते हैं, मलाबार तट हम किसे कहते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए पश्चिम तट जो है, भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कैसे, तो गुजरात से लेकर गोवा तक जो है तटीय क्षेत्र, उसको हम कोंकण तट कहते हैं। नोट कर लीजिए ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा से कर्नाटक के मंगलेरू तक तटीय क्षेत्र को हम केनरा तट कहते हैं और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे हम मालाबार तट कहते हैं। समझ में आ गया। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक केनरा तट और मंगलेर से कन्याकुमारी मालाबार तट, याद रखेंगे। चलिए, भारत के पश्चिमी तट पर जो प्रमुख बंदरगाह है, अभी हमने देखिए पूर्वी तट और पूर्वी बंदरगाह को देखा, अब हम पश्चिमी तट और पश्चिमी बंदरगाह को देख रहे हैं। तो कांडला है गुजरात में, मुंबई है महाराष्ट्र में, मार्मागोवा है गोवा में, मंगलुरु है कर्नाटक में, कोच्चि है केरल में, नहावा सोहा है महाराष्ट्र में। तो ये नाम आपसे पूछा सकता है कहाँ से कौन संबंधित है या नहीं है। तो सालसेट द्वीप जो है ये बम्बई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सालसेट द्वीप में पर स्थित बम्बई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, इसको ध्यान में रखना है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल से एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको मरकत द्वीप कहते हैं और लक्षद्वीप समूह। अब इन 2 के बारे में आपको अच्छे से एक बार समझ लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन हो जाएगा, दिल्ली। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं और निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, ये बात भी आपको नोट करना है। अब देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हुआ है हाल ही में। ठीक है, न्यू मूर द्वीप जो है यहाँ पे गंगा सागर नाम से जाना जाता है, जहाँ पे न्यू मूर द्वीप का निर्माण हुआ है और ये कहाँ हुआ है, हुगली के निकट हुआ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, सुंदरवन डेल्टा आपने पढ़ा होगा। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है और मैंग्रोव वन बनाता है, तो सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पूछा गया है। और ये कहाँ है, तो आपका पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा डेल्टा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, सुंदरवन डेल्टा। इस बात को भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाता है, माजुली, जो असम में है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया, जो कि बहुत ही सिंपल है और ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो सैंडल पीक, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल पील है और 730 मीटर ये आपका हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्थर यानी बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान का आपका राजधानी भी है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा उपग्रह यहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र है, मिसाइल्स वगैरह का परीक्षण यहाँ पे होता है। तो नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा, जानते होंगे आप इसका नाम, ये प्रवाल निर्मित द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग होती है, जहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, जहां भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम क्या है, ये याद रखेंगे, अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया है। अब पम्बन द्वीप जो जानते होंगे आप, पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है, जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है, इसी का भाग है ये। इसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने बहुत सारे जो द्वीप हैं उसको हमने देख लिया, पठार हमने देख लिया, हिमालय ट्रांस, काफ़ी चीज़ें हमने देख ली, और यहाँ से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है, वो है बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है। और नारकोंडम जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, इनएक्टिव है, ये आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। इसमें 36 द्वीप हैं, इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। डोंडेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। तो ये लक्षद्वीप से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ यहाँ पे आपके बातें बताई गई हैं। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। अभी हम इसको भी जानेंगे, ठीक है, कि कौन सा डिग्री चैनल से कौन विभाजित होता है, तो इसको हम आगे भी और देखेंगे। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप होता है, और इसी से 11 डिग्री चैनल ये अलग होता है। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, और मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सीमित है। तो प्रवाल भित्ति आपसे पूछा सकता है, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ है, ध्यान रखेंगे, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और लक्षद्वीप एंटोल प्रवाल द्वीप है, जहाँ से सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने का निर्वाह करते हैं। तो ये आपको याद रखें, मूंगा किससे पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार के जो कुछ पर्वत शिखर हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्वेश्चंस कैसे भी आपके बनाए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये तो आपने देखा ही है, सैंडल पीक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है, 730 मीटर। फिर है माउंट डिओवाली, मध्य अंडमान में है ये। माउंट कोयाबो जो है दक्षिणी अंडमान में है, 460 मीटर। माउंट हैरियट जो है दक्षिणी अंडमान में है, 540 मीटर। इसका नाम सिर्फ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपसे यहाँ पे कितना मीटर है ये तो नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर, ये ग्रेट निकोबार में आपका आता है। तो ये जो आपके जो ये 5 पर्वत शिखर हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ जो है जल अंतराल यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने, कौन सा किसको यहाँ पे विभाजित करता है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल, इसके बाद ग्रेट चैनल एक है आपका सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में ये आपका विभाजन है। और पाक स्ट्रेट तो आपने देखा ही होगा, तमिलनाडु और श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे आपका ये तमिलनाडु है और यहाँ पे श्रीलंका, इसके बीच में जो ये आपका पाक स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रमुख जल अंतराल जो आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अच्छा, और भी हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका
डुकन पास जो है उतना पूछा नहीं जाता है वैसे, तो फिर भी आप जान लीजिए। और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है ये डुकन पास। कोको स्टेट जो है वो कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में है। पाक खाड़ी तो आपको अभी अभी मैंने बताया तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर जो है वो लक्षद्वीप और मलाबार के तट के मध्य है। ये आपका काफ़ी पूछा जाता है। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य है। तो सेतु समुद्रम जो है परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो किससे जोड़ती है? मन्नार खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ में आई होंगी। और कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ और सभी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।